उस वक़्त उस छोटे से क्लिनिक के साथ अलग कमरे में वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था। उसका तबादला यहाँ पर कुछ ही दिन पहले हुआ था। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी और वह शहर में रहने वाला खुद को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ना ही यहाँ पर कोई नेटवर्क का, कोई टावर का इंतज़ाम था और ना ही कोई और चीज़ों का। जब से वो यहाँ आया था, उसने एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं की थी और अच्छी तरह जानता था, उसकी माँ उसके लिए बेहद परेशान होगी। घर में जवान बहन और माँ की परेशानी का एहसास और दूसरी तरफ से देवांशी का उदासी। वह अच्छी तरह जानता था कि देवांशी किस तरह गुस्से में होगी। वह जब से शहर से गांव आया था, उसने एक बार भी देवांशी से बात नहीं की थी। अपने मोबाइल निकालते उसने एक बार सिग्नल देखे, लेकिन सिग्नल ना होने के बराबर थे। उसे अब सच में बहुत गुस्सा आने लगा था। न जाने एकदम से बैठे बिठाए सरकार को क्या सूझा, जो उसे यहाँ पर लाकर पटक दिया। इस वीरान जंगल में यहाँ पर काम के इंसान ना होने के बराबर हैं। मैं तो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकता, चाहे फिर उसके लिए मुझे जॉब ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मोबाइल को मेज पर पटकते हुए वो दो उंगलियों से अपने माथे पर परेशानी को मलते हुए बराबर यही सोच रहा था। शहर में इतनी सुविधा होने के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का अब यहाँ आकर सच में खुद को मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अभी वह इसी मुसीबत का सामना कर रहा था जब एकदम से उसका दरवाज़ा खुला और उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। अंदर दाखिल होती हुई लड़की को उसने एक पल के लिए अजीब नज़रों से देखा और फिर वह कितनी ही देर तक उसने अपनी पलकों को नहीं झपकाया था। बस उसे देखता हुआ उसे नज़र ही नहीं झुका पा रहा था। सादा से सूट सलवार में उसका चमकता हुआ चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो अपनी परेशानी भूलकर उसे देखने लगा। सिर्फ एक पल के लिए उसने दिल में ये सोचा था कि इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी थी, और वह भी इस जंगल नुमा गाँव में, जहाँ पर उसे लगता था कि जानवर नुमा इंसान रहते हैं, जिनके अंदर ना ही किसी तरह का कोई मैनर्स है और ना ही ज़िंदगी जीने के लिए कोई अच्छा तरीका है। उसे यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। इस एक हफ्ते ने उसे इतना बदल दिया था, जैसे वह यहाँ पर बरसों से रह रहा हो, अब थक चुका हो। न जाने इतने खूबसूरत लोग यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस लड़की के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। कुछ देर परेशानी और डर से देखती रही, फिर झिझकते हुए उस कमरे को देखने लगी जिसमें वह खुद उस वक्त मौजूद था। लड़की ने हाथ में कपड़े से सिला हुआ थैला पकड़ा हुआ था, जिसे उसने मजबूती से बाहों में उठाकर सीने से लगा रखा था, जैसे वह उसके लिए दुनिया जहां की कीमती चीज़ हो। रात के उस वक्त अकेली लड़की का यहाँ पर आना उसे खास अजीब लगा, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गया कि शायद गांव के लोग बिल्कुल सादा दिमाग के होते हैं और इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं। यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो और क्या काम है तुम्हें? उसे अजीब नज़रों से देखते हुए सख्त शब्दों में बोला। जब वह लड़की उसकी तरफ बढ़ी और उससे कहने लगी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ। और उसकी बात सुनकर विक्रम को बेहद गुस्सा आया था। एक तो उसे अपनी परेशानी खाई जा रही थी और अब आधी रात को ये लड़की उसके कमरे में आकर अजीब तमाशा लगा रही थी। मैं यहाँ पर फ्री नहीं बैठा जो रात को भी तुम लोगों की समस्याएं सुलझाता रहूं। फिलहाल जाओ यहाँ से, सुबह आना। वह उसे गुस्से से धुतकारते हुए बोला, जब वह अजीब नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ी। है भगवान, आप तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। चलिए मुझे जल्दी बता दो, आप क्यों परेशान हैं? मैं आपकी परेशानी का हल निकाल दूंगी। उसके बिल्कुल पास आते हुए बोली और विक्रम को एक बार फिर उसका शब्द सुनकर अजीब लगा था। वैसे बात कर रही थी जैसे वह एक दूसरे को सदियों से जानते हों। उसने इस गांव में आकर ये बात नोट की थी, यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और पहले ही मुलाकात पर बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन वह फ़िलहाल कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उसे एक पल के लिए वह लड़की इतनी मासूम लगी कि उसके तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है और वो मेरा इंतज़ार भी कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ना होने के बराबर है। और विक्रम की बात पूरी होते ही वह लड़की उसके कंधे पर हाथ लगाते हुए बोली, डॉक्टर साहब ये भी कोई समस्या है? मैं यूँ चुटकियों में आपकी समस्या हल कर दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह पर लेकर चलती हूँ जहाँ गांव के लोग शहरी रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करते हैं। उस जगह पर सिग्नल अच्छे आते हैं। विक्रम का दिल चाहा कि वो मना कर दे, लेकिन उसे बात करनी भी ज़रूरी थी। वह लड़की यहीं की रहने वाली थी। हो सकता था कि वह किसी ऐसी जगह को जानती हो जहाँ पर जाने से उसकी बात घर वालों से और देवांशी से हो जाए। उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो सकती थी। वह लड़की उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकली और डॉक्टर विक्रम उस लड़की की बात मानते हुए उसके साथ जा रहा था,
जब वह थोड़ा दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप उसके ऊपर चढ़ जाओ और आराम से बैठकर जितनी देर जितनी मर्जी बात करनी है कर लो। यहाँ पर अच्छे सिग्नल आ जाते हैं। डॉक्टर विक्रम उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा और बोला, थैंक यू सो मच, लेकिन इस पर चढ़ना मेरे लिए अजीब मुश्किल काम है। जब वह लड़की उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको सहारा दे देती हूँ, आप थोड़ा ऊपर जाकर बैठकर बात करें। मैंने तो कभी यहाँ बैठकर किसी से बात नहीं की, लेकिन मैं गांव वाले लोगों को देखा करती हूँ, वह इसी पर बैठकर बात करते रहते हैं। उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम उसके नाजुक हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठ गया, जो कि मजबूत थी। अभी उस पर चढ़कर बैठा ही था जब एक गाड़ी की बत्ती और हॉर्न उनकी आंखों से टकराई। वह गाड़ी आकर पीपल के पेड़ के नीचे रुक गई। दो नौजवान गाड़ी से निकलते हुए उनकी तरफ बढ़े। विक्रम की नज़र जब उन लोगों पर पड़ी तो विक्रम बुखला गया। धानी के आंखों में भी डर के साए लहराए थे। नीचे उतरकर आ डॉक्टर, अभी तुझे यहाँ पर आए हुए 10 दिन नहीं बीते और तू गांव की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते फिर रहे हो। जबकि उनके शब्द और उनकी बातें सुनकर डॉक्टर विक्रम हैरानी में पड़ गए। शायद वे लोग गलत समझ रहे थे। इससे पहले कि उनको कुछ तसल्ली देता, जब एक लड़का तेजी से धानी की तरफ बढ़ा, उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और कितने गुल खिलाएगी, तुझे तो मैं आज ठिकाने लगाकर ही रहूँगा। जब वह तेजी से उसके तरफ बढ़े और उसे रोकते हुए बोला, आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वह लड़का बिना उसकी बात सुने उसे पकड़ता हुआ गाड़ी की सीट की तरफ बढ़ा और बिना उन लोगों की बात सुनते हुए उन दोनों को गाड़ी में बिठाते हुए बोला, अब तुम दोनों का फैसला पंचायत ही करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आकर हमारी बहन के साथ संबंध बनाओ? तुम जानते भी हो कि वे कौन है? सम्राट आलोक की बहन। उनकी बात सुनकर वह परेशान हो चुकी थी। वह नहीं जानता था वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। धानी इस गांव की प्रधान आलोक सम्राट की बेटी थी और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और धानी का एक भाई इस गांव का सरपंच था। इस गांव में लड़कियों को हमेशा अपने घरों में रहने का प्रचलन था और गांव के रीति रिवाज के हिसाब से ही लड़कियों को चलना होता है और इस गांव में लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। तुम आधी रात को इस डॉक्टर के पास क्या करने आई थी? जब ये सब कुछ हुआ और अब ये दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब वो पंचायत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने किरदार की सफाई पेश कर रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह उस लड़की की बात मानकर पूरी तरह फंस चुका है। तो वह लड़की भी रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी और कह रही थी कि वह तो सिर्फ डॉक्टर साहब की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई इस बात पर जरा बराबर यकीन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे डरा धमकाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। जब सारी बात सुनकर पंचायत में से एक आदमी खड़े होते हुए बोला, आलोक सम्राट, अगर गलती तुम्हारी बेटी का है तो गलती इस शहर से आए हुए डॉक्टर का भी है। उसे मालूम होना चाहिए था। गांव वालों के इज्जत की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा करते। अपनी बेटी के साथ साथ उसे भी सजा दूंगा ताकि आज के बाद किसी भी आदमी की हिम्मत ना हो कि वह इस इलाके में आकर यहाँ की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखे। बाकी सब लोग भी उसकी बात सुनकर यही कहने लगे कि बिल्कुल इस आदमी को भी उतनी ही सज़ा देनी होगी और सज़ा के तौर पर इन दोनों की अभी और इसी वक्त शादी करवा देनी चाहिए। उस लड़की को इस आदमी के साथ भेज देना चाहिए ताकि आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत ना करे और इस लड़की के साथ सारे संबंधों को तोड़ दीजिए। जब विक्रम एकदम से बोला, मैं यहाँ पर सरकार की तरफ से तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ना ही मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे करूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है गांव की जंगली गंवार लड़कियों से शादी करने का। अगर तुम लोग वाकई समझते हो कि सब मेरी ही गलती है तो मुझे कोई और सज़ा दो, लेकिन मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। उसने 2 शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था। वह अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उन लोगों के हाथों में बर्बाद नहीं कर सकता था। जबकि धानी चुपचाप खड़ी होकर रो रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई उसके जज्बात और इज्जत का ख्याल करेगा। जब डॉक्टर की बात सुनकर उसका बड़ा भाई शिवाजी उठते ही बोला, तो फिर ठीक है, अगर ये लड़का उसके साथ शादी नहीं करना चाहता तो मैं अभी और इसी वक्त उसकी शादी गांव के चरवाहे से करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही उसने गांव के चरवाहे को आवाज़ देकर बुलाया, जो थोड़ी ही देर के बाद हाजिर हुआ था। विक्रम उसे देखते ही बहुत परेशान हुआ। जो अधेड़ उम्र का आदमी, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिसकी दाढ़ी के बड़े बड़े बाल और मूछें थी, उम्र में कहीं 50 साल का नजर आ रहा था।
सब लोग उसकी शादी के लिए हाँ कर चुके थे। अब विक्रम ने एक नज़र पलटकर उस लड़की को देखा, जो नज़र झुकाए रो रही थी। जिस भी वजह से विक्रम के पास आई थी, उस वक्त वह बुरी तरह फंस चुकी थी और ये सब कुछ डॉक्टर विक्रम के मदद करने के बदले उसे सहना पड़ता। विक्रम को इस बात पर उस लड़की पर तरस आया। उसका दिल चाहा कि सामने खड़े हुए सारे लोगों को शूट कर दे, जिनके सामने एक औरत और एक बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। अगर वह उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते थे, तो उसे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले कि वे लोग उस चरवाहे के साथ उसकी शादी करवा देते, जब उसने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब पूरी महफिल में एक सन्नाटा सा छा गया। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, जो कुछ देर पहले ही उस शादी के लिए मना कर रहा था कि उस लड़की से शादी नहीं करेगा, अब अचानक से शादी करने के लिए कैसे मान गया। वहाँ बैठे सभी लोग बड़ी हैरानी से देखने लगे। धानी भी उसको बड़ी गौर से देख रही थी, जिसके चेहरे से ये अंदाज़ा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। अशोक सम्राट अपने फैसले से जरा बराबर पीछे नहीं हटने वाला था। उसने बेहद जोर दिया, लड़की की शादी उसी चरवाहे से होगी। लेकिन विक्रम भी उन लोगों के सामने डटकर खड़ा हो गया और कहा कि इस लड़की की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। उसके कहने के हिसाब से विक्रम की और धानी की शादी हो गई। जो लड़की कुछ देर पहले ही उसने देखी थी, अब उसकी ज़िंदगी में वो इस तरह शामिल हो गई थी कि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला क्षण भर में तय करके उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। उसके सारे सपने और इच्छाएं साथ ही दम तोड़ने लगी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। जो होना था अब हो चुका था। फिलहाल उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब इतनी जल्दीबाजी में कर दिया था और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन समय पर वह सब ना करता तो शायद उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कन्यादान में उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिया था और कुछ रकम थे। आलोक सम्राट ने तो बहुत कोशिश की थी उस लड़की की शादी विक्रम से ना हो, इसलिए कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी कि शादी से वह खुद ही मना कर देगा। लेकिन वह किसी भी सूरत अपनी बातों से पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए वो बिल्कुल चुप बैठा था। शादी होने के बाद लोग अपने अपने घर में चले गए थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसने अपनी आज़ादी के लिए विक्रम के गले में कितनी बड़ी मुसीबत डाल दी है। वह तो सिर्फ अपनी मदद के लिए विक्रम के पास आई थी और उसके बदले में ये सब कुछ हुआ, जिसका वह कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी। विक्रम उसे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो गया था। फिर उसने गुस्से की आवाज़ में उससे बोला, अब जाओ यहाँ से, अब तो मेरे गले में घंटी बांध दी गई है, अब कुछ होने वाला नहीं। विक्रम की बात सुनकर धानी कुछ देर उसे देखती रही और बोली कि अगर आपने मेरी इतनी मदद की है तो फिर आगे भी मेरी मदद करो। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो और शहर जाने के बाद बेशक मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना। मैं अपने लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। और रोते हुए उससे विनतियाँ कर रही थी, जिस आदमी के साथ अभी उसका रिश्ता जुड़ा था, और इतना पवित्र रिश्ता जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि एक छोटी सी मदद उसे कहाँ से कहाँ ले आएगी। रह रहकर उस आदमी पर अफसोस हो रहा था जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी। वह अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। अगर उसके बस में होता तो ये सब कभी न करने देती, लेकिन उसकी समस्याएं उसके ज़िंदगी से बिल्कुल उल्टी चल रही थी। विक्रम खुद को कंट्रोल किए बैठा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वह किन लोगों में बुरी तरह फंस चुकी है। वे लोग जिन्हें अपनी बेटी और बीवियों की इज्जत और ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, वे लोग कैसे उसके लिए कुछ अच्छा सोच सकते थे। विक्रम अपनी माँ का इकलौता बेटा और अपनी बहन का आखिरी सहारा था। वह लोगों का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन अब उसके साथ जुड़ चुकी थी धानी की ज़िंदगी भी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उस लड़की के साथ कोई लगाव नहीं, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वह यही चाहता था कि उसे किसी न किसी तरह शहर पहुंचा दे। इसलिए उसे सख्त तेवर से घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, जल्दी अपने घर जाओ और अपना कीमती ज़रूरी सामान लेकर आ जाओ। लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारा 5 मिनट इंतज़ार करूँगा। वह हाँ में सिर हिलाते हुए विक्रम के साथ चल पड़ी। दरवाजे के सामने जाकर रुक गया और वह घर के अंदर चली गई, जहाँ सब लोग उसे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे तरसती नज़रों से देखता, जो उसके बारे में कुछ बात करता। सभी उसे घूरती हुई नज़रों से देख रहे थे। जब उसकी भाभी उसके तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ पर क्या लेने आ गई हो? तुमने अपने रंगरलिया के चक्कर में हम सबकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। तुम्हारी शादी तो हो गई है, अब यहाँ क्या लेने आ गई हो? जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बिताए थे, वह 20 साल जैसे भी थे, लेकिन इस घर से उसे बेहद मोहब्बत थी। लेकिन कोई भी उसे यहाँ रोकने वाला नहीं था। वह चुप से बाहर चली आई।
उसे बिना देखे उसे लेकर अपने कमरे में चला आया। उससे कोई भी किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखना चाहता था कि वह तो उसे अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मजबूरी थी। इसलिए जब वह रात को डरते डरते बेड पर बैठने लगी तो उसने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने किसी भी रिश्ते को सीरियसली लेकर मेरे पास आने की कोशिश की या मेरी चीज़ों पर अपना हक जमाने की कोशिश की, तुम्हें तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का मिल गया है, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना। मुझे क्या मिला? बस तुम्हारी जैसी जाहिल गंवार लड़की, जिसे मैं कभी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। धानी रोने लगी थी और बोली, गंवार ही तो नहीं बनना चाहती थी मैं, इसलिए तो उन लोगों से बगावत कर दी। हाँ, तो तुमने बगावत कर दी और मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। उस रात मेरे कमरे में ना आती और ना ही मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ती। विक्रम चिल्लाते हुए धानी पर बोल रहा था और धानी को बाजू से पकड़कर पूछने लगा, क्यों आई थी तुम उस रात मेरे कमरे में? क्या ये तुम्हारी चाल थी कि तुम मुझे अपनाना चाहती थी ताकि तुम्हें आज़ादी और उन लोगों से छुटकारा मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी और गांव में आपके अलावा कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो मुझे ये बात समझाता कि मैं किस तरह अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। धानी उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। विक्रम कहने लगा, तुम अपने इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे नहीं फिसला सकती हो और मैं मर जाऊंगा तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता कि वे लड़की आधी रात को ये सब जानने मेरे पास आई थी। इससे पहले कि विक्रम उसे और ज़्यादा बातें सुनाता, विक्रम की नज़र उसके थैले पर पड़ी जो उस रात वह अपने सीने में दबाकर लाई थी। उसके साथ रखा हुआ छोटा सा पन्नी। वह जल्दी से उसके सामान की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर देखा। किताबों का अंबार उसके कंधे पर आ गिरा। वह हैरानी से उन्हें देखने लगा, यानी वह सच कह रही थी। उस रात को इसी थैले को लेकर उसके पास आई थी और इस थैले में मौजूद किताबें और कागजात यही बता रहे थे कि वह उसे इसी के बारे में बात करना चाहती थी और फिर उसकी मदद करते हुए पकड़ी गई और एक गलतफहमी की वजह से उन दोनों की शादी कर दी गई। उस लड़की से सख्त नफरत सही, लेकिन फिर भी उसे न जाने क्यों उस पर तरस आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी बेचारगी को छुपा नहीं पा रहा था। इसलिए एक बार फिर उस लड़की के तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आज़ाद करके तुम्हारे भविष्य के तरफ ले जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे यूं मोहरा बनाकर अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल सकती। अब चुप से सोफे पर जाकर लेट जाओ, क्योंकि सुबह हमें शहर चले जाना है। मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र शहर में करवा लूँगा। धानी के लिए इतना काफ़ी था कि उसकी बात पर भरोसा कर चुका था। चुप से सोफे पर बैठते हुए वह कुछ देर इंतज़ार करती रही। जब विक्रम नींद की वादियों में उतर गया और वह भी सोफे पर लेटी, उसको अनजान जगह पर नींद नहीं आ रही थी, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धानी के आंखों से आंसू टूटकर उसके बालों में गिर रहे थे। उसकी कैसी किस्मत थी, बचपन से ही माँ का साया सर से उठ गया था और बाप ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि इसके बाप को सिर्फ अपने बेटे से ही लगाव था। यही समझता था कि औरत मर्द की कमजोरी का कारण बनती है और वह अपनी बेटी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने आज तक धानी से ना कभी प्यार से बात की। उसकी भाभियाँ तो बड़ी प्यार से अपनी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। बचपन से ही उसने सोच लिया था कि वह पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करेगी, चाहे फिर उसके लिए उसे जितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वह हमेशा यही चाहती कि वो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेगी, ताकि उसके बाप को पता चले कि बेटियां कमज़ोर नहीं होती हैं। और उस रात भी वह डॉक्टर विक्रम के पास उसी के बारे में बात करने आई थी। असल में जब से उसे पता हुआ था कि शहर से एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आ चुका है, तो उसने अपने दिमाग में ये भर लिया था कि उस डॉक्टर के पास जाएगी और उससे अपनी पढ़ाई के लिए बात करेगी, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर पाता और ना ही उसके घर वाले उसे पढ़ने की परमिशन देते। यही बातें सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई और वह नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सुबह जैसे उसकी आंख खुली तो विक्रम कमरे में अपनी पैकिंग में बिजी था। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। वह न उससे देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। वह चुप से अपने काम पूरा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। किचन में एक आदमी खाना रख कर चला गया। विक्रम ने चुप से खाना खाया और बचा हुआ खाना उसके लिए रख कर बाहर चला गया। उसे भी बहुत भूख लग रही थी। रात भी उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए जल्दी से उठी और बाकी खाना खाने लगी। खाना खाते हुए उसे पता चला कि खाना उसने खुद नहीं बनाया था, किसी बावर्ची से बनवाया था। लेकिन फिर उसे बिना कहे ही खुद खाकर बाहर चला गया ताकि वो पेट भरकर खाना खा ले
और वह अब उसका इंतज़ार कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वह अंदर दाखिल हुआ, उसके तरफ देखते हुए बोला, अपना सामान उठा लो, हम शहर के लिए निकल रहे हैं। उसका सामान ना होने के बराबर था, बस किताबों से भरा हुआ एक थैला था। चुप से उसके साथ चल पड़ी। वह नहीं जानती थी कि यह आदमी उसे कहाँ पर ले जाकर छोड़ देगा। देखने में पढ़ा लिखा और शानदार पर्सनैलिटी रखने वाला आदमी था, उसका होते हुए भी उसका नहीं था, और एक बार फिर उसकी ज़िंदगी अंधेरे की तरफ निकल पड़ी थी। गाड़ी में उसे बिठाने के बाद विक्रम ने सामान भी गाड़ी में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी गांव के वीरान मंजरों से छूकर आगे बढ़ती जा रही थी और गाड़ी में बैठे हुए दोनों अनजान मंजिल की तरफ चल पड़े थे। वह अच्छी तरह जानता था कि धानी उससे बहुत मोहब्बत करने लगी है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। न जाने उसकी माँ उसकी शादी के लिए क्या क्या सपने सजा कर रखी होगी। उसे ये भी फिक्र लगी थी कि धानी से अपनी माँ को कैसे मिलवाएगा, वह लोगों को क्या बताएगा। इस लड़की के साथ गांव वालों ने कितना गंदा इल्ज़ाम लगाकर इस लड़की को मेरे सर पर थोप दी गई है। विक्रम बैठे बैठे गाड़ी में सोच रहा था, अब मैं इस लड़की को किसी एनजीओ के हवाले कर दूं, लेकिन फिर उसके बाद उस लड़की का क्या होगा? क्या वह खुदगर्ज बनकर उसे डिवोर्स दे दे या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे? 100 तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, जबकि गाड़ी के शीशे पर चलते हुए मंजर को देखकर धानी भी अलग सोच में खोई हुई थी। उस रात विक्रम किस लड़की से बात करने के लिए इतना बेकरार था, वह अच्छी तरह जान चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई है, बल्कि लड़की अच्छी खासी हैसियत भी रखती होगी, और ये भी जानती थी उसके बाप के यहाँ भी उसके लिए हमेशा दरवाज़ा बंद हो गया है और वापसी का रास्ता ख़त्म हो चुके हैं। बेकसूर होने के बाद भी वह लोग उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये आदमी उसे बाहर ले जाकर छोड़ देगा और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगा? अगर उसने उसे छोड़ भी दिया तो वह कहाँ जाएगी? वह तो शहर में किसी को भी नहीं जानती, लेकिन वह सारी ज़िंदगी उस आदमी के साथ तो नहीं रह सकती। भले ही अब उसका पति है, लेकिन वह कभी भी दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और हमेशा यही समझता रहेगा धानी उस पर ज़बरदस्ती से थोप दी गई है, और ज़बरदस्ती थोपी गई लड़की के साथ ज़िंदगी बिताना उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। गाड़ी में बिल्कुल चुप थी। उन्होंने एक दूसरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। शहर में उसे लेकर हॉस्टल में आया। फिलहाल वह उसे अपने जानने वाले के बीच नहीं छोड़ सकता था। हॉस्टल में उस लड़की के बारे में सब कुछ सच बताना पड़ा, तभी हॉस्टल में उन दोनों को एक ही रूम दिया गया। उसने धानी को उधर ही छोड़ा और खुद ड्यूटी पर चला गया। उसने माँ से बात कर ली थी, लेकिन फिलहाल इस बात को गुप्त रखा था। वह शहर में वापस आ चुका है। ना ही वह देवांशी से कोई मुलाकात करना चाहता था। अभी वह इंतज़ार करना चाहता था जब तक कि उस लड़की को किसी सुरक्षित ठिकाने पर न पहुंचा दे। पूरा दिन ड्यूटी के बाद वह शाम को घर आया तो धानी किताबों में सर दिए बैठी थी। अंदर दाखिल होते ही उसे इस एहसास ने घेर लिया कि वह उसका इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि विक्रम को अंदर आते देखते ही वह जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उसका पैर छूते हुए उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि विक्रम ने हाथ में पकड़ा हुआ अपना बैग बेड पर रख दिया, उसने सिर्फ एक नज़र उस लड़की को देखा जिसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। शायद उसको जुकाम था। उसे बार बार हल्की हल्की खांसी भी हो रही थी। अभी भी वो कल वाले कपड़ों में ही थी। थोड़ी देर के बाद खाना आया और बाकी खाना धानी के लिए छोड़ दिया। वह चुप से खाना खाई। विक्रम ना चाहते हुए भी उसकी एक एक हरकत पर नज़र रख रहा था। वह थोड़ी देर के बाद सोने के लिए लेट गया। जब कुछ देर के बाद में धानी उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो विक्रम की आंखें बंद थी। वह समझ चुकी थी कि शायद वह सो गया है। उसने अपनी साल उतार कर साइड में रखते हुए अपने बालों को खोला और अपने बालों में हल्की हल्की कंघी करने लगी। वह हमेशा इसी तरह सोने से पहले कंघी करती थी, क्योंकि उलझे हुए बालों के साथ उसे नींद नहीं आती थी। आज पूरा दिन ही वह उस आदमी का इंतज़ार की थी, लेकिन वह आया तो उसने ना ही उससे कोई बात की और ना ही कुछ कहा, बल्कि चुप से खाना खाया और खाना खाने के बाद लेट गया। उसे शायद ठंड लग चुकी थी, क्योंकि सारा दिन ही उसके जिस्म में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे महसूस हो रहा था कि उसे बुखार हो रहा है और उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। और वह चाहती थी आज उसे थोड़ा नरम बिस्तर मिले, लेकिन वह उस आदमी के गुस्से से डर रही थी। वह जानती थी कि उस शक्ति से मना कर रखा है कि उसकी चीज़ों पर अपना हक नहीं जमाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी अपना तकिया उठाकर नीचे ज़मीन पर लेट गई और शॉल को अच्छी तरह फैलाकर अपने ऊपर लपेट लिया। उसका हस्बैंड, जो काफ़ी देर से बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था, हल्की हल्की आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रहा था। उसके बालों को देखकर काफ़ी दिलचस्पी से उन्हें देखता गया, जो किसी गहरी सोच में कंघी किए जा रही थी, और फिर उनको हल्की सी चोटी बांधकर सोने के लिए लेटी।
थोड़ी देर के बाद थोड़ा भारी सांस लेने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और नींद की वादियों में उतर गया। सुबह विक्रम उठा तो उसे यूं सुकड़ी हुई जमीन पर लेटा देखकर उसके दिल में थोड़ी सी धानी के लिए जगह बनी थी, लेकिन वह बिल्कुल वैसे ही पड़ी रही। जब पीछे हटते हुए उसने आवाज़ दी तो धानी ने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर पूरा आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगी। उसकी कमर किसी लकड़ी की तरह अकड़ चुकी थी और पूरा बदन दर्द कर रहा था। में भी बहुत दर्द था। सफ़र की थकान और सर्दी की वजह से उसे बुखार हो रहा था। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए उसकी नब्ज हाथ में लेकर उसे देखते ही पता चल चुका था कि उसे ठंड लग चुकी है। वह बहुत छींक रही थी। विक्रम ने उसे हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम बेड पर जाकर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद नाश्ता तुम्हारे कमरे में आ जाएगा और साथ तुम्हारे पेन किलर भिजवा दूंगा। नाश्ता कर लेना, आराम करना। मैं शाम को आकर तुम्हारा चेकअप कर लूँगा। उम्मीद है आराम करने से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। वह इस बात पर सर हिलाते हुए उठी और बेड पर जाकर लेट गई। उसे सच में आराम की ज़रूरत थी। उसे ज़मीन पर सोने की वजह से सर्दी लग चुकी थी और बुखार से पूरा जिस्म सुन्न हो रहा था। विक्रम के जाने के बाद कोई भी उसके कमरे में नहीं आता था, लेकिन उसे सोए हुए थोड़ी ही देर बीती थी जब धाड़ की आवाज़ से कमरा खुला और वो बौखलाकर उठ बैठी। अंदर आने वाली लड़की उसे अजीब गरीब नज़रों से देख रही थी। उसके पहने हुए कपड़े उसे शर्मिंदा कर रहे थे, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी सामने मौजूद लड़की उसे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रही है। जब वह लड़की उसके तरफ आगे बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह अच्छा खासा उसे देखकर घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वह लड़की कौन है और अब उसे क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए बस चुप से उसे देखती रही। जब वह लड़की एक बार फिर से देखते हुए बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? गूंगी हो क्या? धानी उसकी आवाज़ सुनकर डर चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए उस लड़की के तरफ देखते हुए बोली, मैं विक्रम की पत्नी हूँ। धानी की ये बातें सुनकर वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फिर कुछ ही पल के बाद वह लड़की बहुत गुस्से में आ गई और बड़ा पानी का जग उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। जग के टूटने से धानी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि उस लड़की को इतना गुस्सा क्यों। जब वह लड़की तेजी से पलटी और कमरे से बाहर चली गई, धानी ने जल्दी से उठकर कमरे को कुंडी लगा ली। पेन किलर लेकर जब वह सोई थी, उसके दर्द में काफ़ी आराम आ गया था, लेकिन वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वह लड़की कौन थी और उसके सामने वह इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी। थोड़ी देर तो वह ये बात सोचती रही, लेकिन फिर चुप से उठी और अलमारी में से कपड़े देखने लगी। उसका इरादा था कि वह कोई भी आरामदेह कपड़े पहनकर नहा लेगी। हो सकता है ना नहाने की वजह से उसको इस तरह महसूस हो रहा था, लेकिन यहाँ मौजूद सारे कपड़े उसके मुताबिक नहीं थे। काफ़ी ढूंढने के बाद उसने एक ढीला ढाला ट्राउज़र पहन लिए थे और अपने कपड़े धोकर धूप में फैला दिए थे। विक्रम भी ड्यूटी से आ गया था। उसको देखकर थोड़ी देर परेशान रहा, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप से लेट गया। उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन बार बार आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल वह शायद बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसकी कॉल काट रहा था। एक बार फिर एक गहरी परेशानी ने उसे घेर लिया था। वह जिस बात को छुपा रहा था, वह ये नहीं जानता था कि वह बात सबके सामने खुल चुकी है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि जब देवांशी गुस्से से होटल में आई और विक्रम के कमरे में गई। वह देखकर हैरान रह गई। वह भी उसे देखते हुए सख्त गुस्से में थी, इसलिए बिना दूसरे की परवाह किए उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आ जाओगे और मुझे खबर नहीं होगी? उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और उसकी तरफ बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़कर बोली, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने मुझे धोखा दिया है। तुम क्या समझते थे कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और तुम अपनी अय्यासियाँ और मनमानियाँ करते रहोगे? देवांशी देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम बाहर जाकर आराम से बात कर सकते हैं। उसे इस वक्त सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। कमरे में वो अकेला नहीं था। देवांशी की आवाज़ बाहर और कमरे तक पहुंच रही थी। शर्मिंदगी से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह ये नहीं जानता था कि देवांशी बिना उसके इज्जत की परवाह किए उस पर चिल्ला रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से देवांशी को संभाला, उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी एक पार्क में ले गया। वह देवांशी को किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता था। वह सारी हकीकत बता देना चाहता था, लेकिन देवांशी सुनती तब ना। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था गुस्सा करना उसका हक बनता है, लेकिन लोगों के सामने बिना उसकी इज्जत के परवाह किए बिना चिल्लाना उसे पसंद नहीं आ रहा था। देखो देवांशी, ये शादी नहीं, बस एक समझौता है। उसने गांव की सारी कहानी देवांशी को सुना दी। मैं तो खुद भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता
और उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मजबूरन मुझे उसे कुछ दिन अपने साथ रखना पड़ेगा और फिर मैं उसे छोड़ दूँगा। तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं। मैं 5 सालों से तुम्हारे लिए हर रिश्ता रिजेक्ट कर रही हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी आदत कैसी है। तुमने उस लड़की का रंग रूप देखकर ही उससे शादी की है। मैं तो मर्दों की आदत अच्छी तरह जानती हूँ। देवांशी की ऐसी बातें विक्रम को बहुत बुरी लग रही थी। जितना उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही बिगड़ती जा रही थी। वह उसकी कोई बात नहीं सुनना चाह रही थी, सिर्फ उस पर चिल्ला रही थी। तुम्हें अभी इस लड़की को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम्हारी इज्जत सरेआम 2 कौड़ी का करके रख दूंगी या फिर उसकी जान ले लूंगी। तुम जानते हो मेरी जिद कितनी बुरी है। विक्रम अब बहुत परेशान हो गया था। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था और देवांशी के रवैये पर भी। देवांशी को आज उसकी इज्जत का ख्याल नहीं था और उस पर भरोसा भी नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल उसे देवांशी ठीक भी लग रही थी। आखिर कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका मंगेतर किसी और के साथ शादी करके बैठ जाए, लेकिन कम से कम उसे विक्रम पर तो भरोसा करना चाहिए था। वह परेशान होता हुआ हॉस्टल पहुंचा था। धानी बिखरे हुए बालों के साथ किसी मासूम बच्ची की तरह बेड पर लेटी हुई थी। एक बार फिर विक्रम, जैसे कि सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। वह अपने कपड़ों से में उसे देखकर और ज़्यादा खुश हो गया। विक्रम धीरे धीरे कदम बढ़ाता बेड के पास आया। धानी जो गहरी नींद में सो रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल पड़ रहा था। विक्रम ने धानी के माथे पर हाथ रखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वह तेज़ बुखार में तप रही है और उसके एहसास से उसने आंखें खोली। फिर अपने पास बैठे विक्रम को देखकर एकदम ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जबकि विक्रम तो उससे बात भी नहीं करता था, आज उसका हाल पूछ रहा था। उसे बहुत हैरानी हुई, इसलिए आज तक उसे हाँ हूँ में बात करती थी। उसका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लेकर उसके मुंह में लगाकर पीछे हट गया। अपने बैग से कुछ टेबलेट निकाल कर उसने उसके तरफ बढ़ाया और उसे कहा कि इसको खा लो और उसके बाद मैं तुम्हें इंजेक्शन भी लगा दूंगा। उम्मीद है तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह नॉर्मल डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, जबकि धानी को बहुत तेज बुखार था। वह बोल भी नहीं पा रही थी, बस चुप से उसकी बातों पर सर हिला रही थी। जब इंजेक्शन वाली बात सुनकर वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। बचपन से ही उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। मैं टेबलेट से ही ठीक हो जाऊंगी, आप इंजेक्शन रहने दो। उसकी आवाज़ सुनकर वह हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने तो तुमसे राय नहीं मांगी, बस चुपचाप ये टेबलेट खा लो। और वह बिना बोले जल्दी से वह टेबलेट मुंह में रखकर निगलने लगी और सोने के लिए लेट गई। लेकिन वह भी जैसे उसके सर पर ही सवार हो चुका था। थोड़ी देर के बाद उसके पास आते हुए बोला, उठकर बाजू आगे करो और ये इंजेक्शन लगवा लो। धानी ने अपनी आंखों को डर से मूंद लिया तो विक्रम के चेहरे पर एक दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। इसलिए आगे बढ़कर उसने धानी का बाजू पकड़ते हुए उसे इंजेक्शन लगा चुका था। और इसी बीच उसके मन में एक हलचल सी हो गई थी जो वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मन में अनजाना एहसास जन्म ले रही थी, लेकिन विक्रम ने अपने ऊपर काबू रखा। उसके बाद धानी का एडमिशन उसने कॉलेज में करवा दिया। धानी कभी स्कूल तो नहीं गई थी, लेकिन उसने भाइयों की किताबों में से बहुत कुछ सीख लिया था। वह हर एक किताब को न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी और उसके अंदर ज्ञान का एक सैलाब था जो शायद उसको यहाँ तक ले आया था। जब विक्रम ने उसको प्राइवेट से 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दिलवाया, और वह भी साइंस साइड से, उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी। वह हर एग्ज़ाम में अव्वल दर्जे से पास हो रही थी। किताबें तो उसने बहुत पढ़ी, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिया था। और आज विक्रम ने उसको एग्ज़ाम दिलवा के उसके सपनों को पूरा किया और फिर इसी तरह उसको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया और धानी अपना मन लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज के बाद में आगे की तैयारी करने लगी और विक्रम इसी तरह उसका भरपूर साथ देता रहा। विक्रम को भी उसको पढ़ाने में अब बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था, क्योंकि विक्रम के हर उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया था। जब विक्रम ने उसको पहली बार जाहिल गंवार कहा था, अब खुद ही धानी से शर्मा रहा था। इधर देवांशी भी उसको हर दिन परेशान करती थी। उसका कहना था, विक्रम तुम उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन विक्रम अब ये नहीं कर सकता था। वह धानी को मन ही मन चाहने लगा था और देवांशी ने विक्रम से झगड़ा यूं ही बरकरार रखा था। आप पहले वाला प्यार उनके अंदर नहीं था। विक्रम को 2-2 महीने हो जाते थे, वह देवांशी से बात तक नहीं करना चाहता था, जिसके कारण देवांशी को बहुत तकलीफ होती थी। और जब भी देवांशी विक्रम को मिलती थी तो उनके साथ लड़ाई होती थी। उसने एक दिन साफ साफ देवांशी से कह दिया, मैं धानी को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा।
बेशक हम दोनों के बीच चाहे जितनी दूरियां हो जाए। इस तरह 10 साल बीत गए। धानी ने मेडिकल लाइन में टॉप किया था। धानी एक सर्जन डॉक्टर बन गई थी और विक्रम तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। पर धानी विक्रम को भगवान से कम नहीं समझती थी। धानी को विक्रम ने अपनी माँ से मिलवाया। धानी को जैसे कोई भगवान मिल गया हो। धानी ने विक्रम के माँ को गले से लगाकर घंटों रोती रही। धानी ने कहा कि मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। आज मुझे अपनी माँ के रूप में मेरी सास मिल गई है। विक्रम के माँ ने भी धानी को स्वीकार कर लिया। फिर धूमधाम से विक्रम और धानी की दोबारा शादी कराई गई। उसके बाद देवांशी ने विक्रम पर केस कर दिया था। विक्रम और धानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही दिनों में केस खत्म हो गया और देवांशी ने भी शादी कर लिया। विक्रम और धानी हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।